देश में बाढ़ हर साल आती है, हर साल तबाही भी होती है और होता है जानो माल का भारी नुकसान। देश में करीब 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रतिवर्ष हर साल बाढ़ का आना लगभग तय है। पिछले कुछ दशकों के दौरान मध्य भारत जैसे क्षेत्रों में भी लोग मूसलाधार बारिश और यकायक बड़ी मात्रा में बारिश होने, बादल फटने की घटनाओं से उसका सामना करने लगे हैं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बात बाढ़ की समस्या और उसके बचाव की कोशिशों की। आमतौर पर नदी के किनारों और नदियों के डेल्टाओं में बाढ़ भारी कहर बनकर बरतती रही है, लेकिन अब यह पैटर्न बदला है। गुजरात और राजस्थान जैसे इलाकों में बाढ़ तबाही मचा चुकी है, तो वहीं चेन्नई, केरल, मुंबई जैसे शहरी इलाकों की बाढ़ एक अलग ही कहानी कहती है। लेकिन ऐसे में मानना होगा कि आपदा प्रबंधन की क्षमता में भी इजाफा हुआ है। हमारी समझ अब इन आपदाओं से लड़ने की बेहतर है। आज जानेंगे इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों के साथ, लेकिन पहले जरा समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त के क्या संकेत हैं और बिहार और असम को एक केस स्टडी के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो बिहार के संकेत क्या कहते हैं। ये जो पीले डॉट्स आप देख रहे हैं बिहार के नेपाल से लगते हुए इलाकों में, पूर्वी बिहार के इलाकों में, ये दिखाते हैं कि यहाँ पे जो औसत से ज्यादा गंभीर बाढ़ है उसका खतरा है। जो पीले बिंदु हैं ये दिखाते हैं कि ये सीमांचल का इलाका, मध्य बिहार का इलाका, पूर्वी बिहार का इलाका, यहाँ पे गंभीर बाढ़ का अंदेशा है और गंभीर बाढ़ यहाँ पे आ सकती है। इस तरह के ये बिंदु इस समय बताते हैं जो बिहार में अमूमन हर साल हमने देखा है। अब जरा रुख करते हैं असम का, एक और केस स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे क्या कारण हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये असम में भी आप देख सकते हैं जहां जहां से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है उन इलाकों में या तो औसत से ज्यादा गंभीर बाढ़ का खतरा है या फिर गंभीर बाढ़ का खतरा है। या बारपेटा और जो ऊपरी असम के इलाके हैं, डिब्रूगढ़ और आसपास का इलाका, यहाँ पे गंभीर बाढ़ का खतरा इस समय बना हुआ है और कहा जा रहा है 20 से ज्यादा जिले हैं जो बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। और लेकिन समस्या क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार और नेपाल की सीमा पे जो गंडक बैराज है, यानी जो गंडक नदी नेपाल से आती है, इसके बीचों बीच एक बैराज है जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में पड़ता है, कुछ हिस्सा बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पे जब दबाव बढ़ता है, यानी पहाड़ी इलाकों में जब तेज बारिश होती है, तो ये जो गंडक बैराज है यहाँ पे पानी छोड़ा जाता है, इन गेटों को खोला जाता है, तो पानी सीधे बहुत बड़ी तेजी से बिहार के मैदानी इलाकों में पहुंचती है। और एक दूसरी नदी की बात करते हैं, कोसी नदी की, जो बिहार का शोक कही जाती है, अपने रास्ते को बदलने के लिए जानी जाती है। ये भी नेपाल से आती है और यहां भी बिहार और नेपाल की सीमा पे यहां पे बना हुआ है एक बांध। बारिश के पानी को वो रोकता है, जो बारिश का पानी तेज गति से नेपाल के पर्वतीय इलाकों से आता है। और ये जो पूरा सीमांचल का इलाका है, मध्य बिहार का इलाका है, ये बाढ़ से प्रभावित रहा है। ये कोसी बैराज आप देख सकते हैं, यहाँ तेज जब बहाव आता है तो गेट खोलने पड़ते हैं। और ये जो बांध है, कोसी बांध, 6 बार अब तक इतिहास में टूट चुका है और 2008 का बाहरी जो बाढ़ आया था उसमें भी जो है ये बांध एक बार टूटा था। तो ये कोसी नदी का पूरा आप रास्ता देख सकते हैं, बाद में ये गंगा में मिल जाती है और उसके बाद ये फिर समाहित हो जाती है आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में। तो लेकिन ये जो पूरा इलाका है लगातार प्रभावित रहा है और एक बड़ा कारण है पर्वतीय इलाकों में जो भारी बारिश होती है। अब रुख करते हैं असम की ओर। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पूरा तंत्र है, जो पूरा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, उसकी बात करते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर से चीन होते हुए प्रवेश करती है असम में, और यही जो पूरा इलाका है यहां पे लगातार बहुत तेज गति से बारिश का पानी पहुंचता है, ग्लेशियर पिघलते हैं और भारी मात्रा में जल यहां पे एक साथ पहुंचता है। और ये जो प्रक्रिया है वो ज्यादा तीव्र हुई है पिछले सालों में, तो उसकी वजह से एक भारी नुकसान होता है। और आंकड़े बता रहे हैं इस वक्त की करीब 22 से 23 जिले असम के ये प्रभावित हैं, खासकर बारपेटा और डिब्रूगढ़ के आसपास के इलाके। ये आप देखिए जो हिमालय की तरफ क्या होता है, दो चीजें एक साथ होती हैं। एक तो ग्लेशियर पिघलते हैं और उसके साथ साथ भारी बारिश होती है। और वही एक वजह है कि जब यहां से ऊपर से पानी बहुत तेज गति से आता है तो इन इलाकों को वो डुबो देता है। और एक बड़ी समस्या ये भी है कि मिट्टी का कटान, यानी भूमि का कटान होता है, वो एक बड़ी समस्या के तौर पर असम के इन इलाकों में वो निकल कर आई है।
तो हम कुछ बड़े उदाहरणों की बात करते हैं जो भारत ने पिछले सालों में सबक सीखे हैं बाढ़ के कारण। तो सबसे पहले बात सामने आती है केरल की, जो 2018 में विभीषिका आई थी और कारण यही था कि अत्यधिक वर्षा हुई थी और बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया था और इसकी एक बड़ी वजह थी कि शहरी इलाके भी डूबे थे। फिर चेन्नई का बाढ़ कौन भूल सकता है 2015 का, और बड़ा कारण था भारी बारिश हुई, कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हुई और जल निकासी की व्यवस्था उस तरह से नहीं हो पाई। ये एक बड़े कारण के तौर पे सामने आया। उसके अलावा हम और बड़े उदाहरणों की बात करें तो असम में 2012 का बाढ़ जो है काफी चर्चित रहा और एक बड़ा कारण था कि भारी मात्रा में पानी आया ब्रह्मपुत्र नदी में ऊपरी इलाकों से और भारी बारिश भी लगातार हुई। ये दोहरी जो मार थी उसकी वजह से असम को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा बिहार के बाढ़ की बात करें 2008 की, तो जैसा कि हमने आपको बताया नेपाल से जो नदियां आती हैं उसमें भारी मात्रा में जल आता है, गाद भी आती है, उसकी वजह भी से भी ये समस्याएं होती हैं और भारी बारिश भी होती है मानसून के समय। ये एक बड़ा कारण है। इसके अलावा मुंबई की बाढ़ 2005 को कौन भूल सकता है। शहरी इलाकों में जो सबसे बड़े बाढ़ आए हैं उसमें से ये एक था और उसमें भी समस्या यही थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई और उसके लिए जल निकासी की व्यवस्था तैयार नहीं थी। तो ये वो मोटे तौर पर एक बड़े बड़े हम कह सकते हैं उदाहरण हैं जिससे हमने पिछले सालों में सीखा है। और क्या सीखा है और क्या कर रहे हैं कि इस तरह की समस्या दोबारा ना आए, इसकी हम चर्चा करते हैं अपने विशेषज्ञों के साथ। हमारे साथ हैं GVV शर्मा साहब, सदस्य सचिव NDMA। हमारे साथ शरद चंद्रा साहब है, निदेशक केंद्रीय जल आयोग। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर AK गोसाई साहब, प्रोफेसर IIT दिल्ली। सबसे पहले शर्मा साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि इस वक्त किस तरह की परिस्थितियां हैं जहां तक आपदा प्रबंधन की बात है और विशेषकर जो हम बाढ़ के संबंध में बात कर रहे हैं, बाढ़ के प्रबंधन के लिहाज से इस वक्त क्या स्थिति है, कैसे आप लोग कर रहे हैं? 7 तरह के कार्यक्रम किया जाता है। पहला यह है कि सरकार के दिशा और नीति निर्देश इसमें सलाह देना, ये प्रथम कार्यक्रम है। द्वितीय कार्यक्रम है राज्य सरकारों को उनको समर्थन जुटाना, वो एक अहम कार्यक्रम है क्योंकि आप जानते ही हैं राज्य सरकार आपदा प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और उनको समर्थन करना वो एक काम है। तृतीय कार्यक्रम है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है डिजास्टर मैनेजमेंट में, जैसा आजकल हो रहा है, चल रहा है, चक्रवात के बारे में नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम, भूकंप के बारे में नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम एक आरंभ होने वाला है। इस तरह का नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स कराना ये हमारा एक कार्यक्रम है। पंचम कार्यक्रम ऐसा है, पांचवी कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सहयोग कराना। छठी मुख्य कार्यक्रम ऐसा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसका भी NDMA के द्वारा सामान्य देखरेख, दिशा और नियंत्रण दिया जाता है। और एक मुख्य विषय है कि आम आदमी व आम महिला आपदा प्रबंधन में क्या कर सकते हैं। अगर आपदा हुई तो आपदा के पहले क्या करना चाहिए, आपदा के दौरान क्या करना चाहिए एवं आपदा के बाद क्या करना चाहिए। इस तरह का लोगों के लिए जानकारी को बढ़ाना, आम आदमी में जन भागीदारी के हिसाब से कैसे उनमें जानकारी आपदा प्रबंधन के बारे में बढ़ाना, ये भी NDMA का एक मुख्य उद्देश्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चित्र है। अवश्य म्यूनसिपैलिटी तरफ से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से जहाँ पे भी इस तरह का मैन होल खुला है उसको तुरंत उसको क्लोज कर देना चाहिए, उसका प्लग कर देना चाहिए। लेकिन जन भागीदारी के हिसाब से जो साधारण व्यक्ति ने जो कदम उठाए ये बहुत ही प्रशंसा का पात्र हैं। जो चर्चा चल रही है सर, जिस तरह से बाढ़, हम जानते हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां हर बार हर साल बाढ़ अमूमन आता है। जैसे 2 जगहों का हमने जिक्र किया, असम और बिहार के कुछ इलाकों का। आपको लगता है कि इस बार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किस तरह का अनुमान सेंट्रल वाटर कमीशन का है?
आईएमडी के द्वारा जो रेनफॉल का फोरकास्ट हुआ है उसके अनुसार ये नॉर्मल मानसून रहने की उम्मीद है। उस हिसाब से ये बिहार और आसाम जो है हर एक ईयर में डिफरेंट डिग्री का फ्लड यहाँ आना निश्चित है। तो इस बार के आईएमडी के रेनफॉल के फोरकास्ट के अनुसार एक फेज का फ्लड तो आ चुका वहां। पिछले वीक आसाम और बिहार में सिचुएशन ग्रीन था। बहुत सारे हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन के जो फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहे थे। तो जैसे जैसे अब रेनफॉल का फोरकास्ट इस रीजन में होगा, क्योंकि रेनफॉल फ्लड जो है शॉर्ट टर्म जो रेनफॉल का फोरकास्ट होता है उस पे फ्लड फोरकास्टिंग किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म जो मॉनसून का फोरकास्ट रहता है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज से जो डिविएशन होता है उसके आधार पर फ्लड का फोरकास्ट हम नहीं कर सकते हैं। जो अलग अलग हम देख रहे हैं, बाढ़ अपनी प्रकृति अपना तरीका बदल रही है, भारी बारिश हो रही है एक साथ, बहुत ज्यादा और कम समय में हो रही है। इसलिए आपको लगता है कि बाढ़ से निपटने के जो तौर तरीके हैं उसको बदला है, और बदला है तो उससे हम कितना सीख पाए हैं अब तक? नहीं, एक तो आपका कहना बहुत सही है कि ये हमने कोई 20 साल पहले जब स्टडीज हुई थी कि क्लाइमेट चेंज का क्या असर होगा या कि बारिश के ऊपर, तो उस टाइम भी हमारा यही निकल आया था। उसमें जब मॉडलिंग वगैरह करके हमने सारा साइंटिफिक तरीके से स्टडीज की, तो उसमें एक चीज़ ये आ रही थी कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो है वो इंक्रीज होगी आने वाले सालों में। और अभी भी जो जो हम और बढ़ेंगे मिड सेंचुरी की तरफ, तो और भी इंटेंसिटी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। जब इंटेंसिटी बढ़ती है, जैसे आपने कहा कि उतने ही समय में पहले जितनी बारिश होती थी अब उससे 20 गुना 20% ज़्यादा या 30% ज़्यादा हो रही है, तो उससे बाढ़ आने का संदेशा और भी ज़्यादा हो जाता है। बाढ़ की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पानी जो इकट्ठा होता है वहाँ से कैचमेंट एरिया से वो सारा कंसंट्रेट करके एक जगह पे आ जाता है, और उसकी निकासी उतनी आसानी से नहीं हो पाती, जिसमें कि रिवर सिस्टम जो है पहले से जो नेचर ने जो बना रखे हैं, अब वो प्रकृति का जो बनाया हुआ चीज़ है वही अब उनको ज़्यादा पाथ चाहिए, थोड़ा ज़्यादा रास्ता चाहिए, क्रॉस सेक्शन बढ़ेंगे, जो फ्लड्स आएंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में और भी दिखेंगी। तो ये ऐसा था कि ये कुछ बहुत ऐसा अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। ये सब हम लोग कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है और वो हो रहा है। पिछले अनुभवों से कितना सीखा है एनडीएमए ने और तमाम एजेंसियों ने, और ये कितनी मदद कर रहा है, और खासकर किस तरह के बदलाव आप लोग ला रहे हैं जहां तक आपदा प्रबंधन और विशेषकर बाढ़ प्रबंधन की बात करें तो? एनडीएमए के द्वारा पहले जो बाढ़ के जो एपिसोड हुए हैं उसके बारे में अध्ययन किया गया। जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर एरोजन, इसके बारे में आईआईटी रुड़की की सहायता से एक अध्ययन किया गया। उसके बाद 2017 गुजरात का बाढ़ के बारे में भी स्टडी किया गया। तमिलनाडु बाढ़ के बारे में भी जो उपदेश मिले हैं वो सब देखा गया। और पिछले साल देश में विभिन्न जगह में जो बाढ़ हुई उसका भी स्टडी किया गया। और मुख्य जो पाठ मिला है, जो उपदेश मिला है, ये ऐसा है कि प्रथम सबसे पहली बात ऐसा है कि जहां पे रिजर्वायर है, जलाशय है, वो जलाशय का नियंत्रण ठीक से होना चाहिए। खास करके जब ऊपर एरिया में, जो कैचमेंट एरिया में जब बरसात हो रही है, और उसका आंकड़े है हमारे पास कितना बरसात हुआ है वहाँ ऊपर एरिया में, वो हम जानते हैं कि 2-3 दिन में या 3-4 दिन में वो पानी नीचे आने वाला है। उस स्थिति जानने के बाद भी जलाशय में पानी भरपूर रखना आवश्यक नहीं है। खास करके 2019 में हमने देखा मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम में पानी का बहुत समस्या हुआ, क्योंकि पूरा पानी जलाशय में भरपूर था और उसके बाद भी ऊपर से भी पानी आ रहा था। उस समय गेट खोल देना चाहिए था। नदी के जो दोनों किनारे में जो भूक्षरण जो बोला जाता है उसको कैसे रोकना चाहिए, और इसमें कई सारे स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स किए जाते हैं। ये जो फ्लड प्लेन जोनिंग की बात अगर हम देखें तो फ्लड प्लेन जोनिंग की जैसे
आप जानते हैं फ्लड्स का पानी दोनों तरफ फैलता है, तो लेकिन उस एरिया में बहुत लोग रहते हैं और भारत जैसा आबादी, सब आबादी को इमीडिएटली फ्लड प्लेन से उनको निकालना भी संभव नहीं है। तो इसीलिए उसको फ्लड प्लेन को जोनिंग करके, जैसा रेड जोन, ऑरेंज जोन, येलो जोन, इस तरह का अगर हम विभक्त करें और उसको अगर सूचित करें और डिक्लेयर करें, सो दैट लोकल अर्बन प्लानिंग अथॉरिटी और सबको पता चले कि कौन सा मकान किस जोन में पड़ता है। सर ये बताएं कि क्या ये चीजें अब बढ़ रही हैं या चीजें बदल रही हैं? खासकर हम देख रहे हैं कि बहुत भारी वर्षा एक कम समय में हो जाती है और ये कई जगहों पे बाढ़ या कहें कि ज्यादा जल प्रवाह के लिए जिम्मेवार है। और हम देख रहे हैं कई इलाकों में, राजस्थान, गुजरात जैसे इलाकों में हमने देखा, केरल और कई जगहों पे देखा। तो क्या ये एक बदली हुई परिस्थिति है? आपका कहना सही है। एनफ एविडेंसेस जब है जिसमें कि ये देखा जा रहा है कि इंटेंस रेनफॉल जो है, वो इंटेंस रेनफॉल का मतलब है कि हेवी क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल जो है कम लिमिटेड टाइम पीरियड में हो रहा है और इसका वेरिएशन टेम्पोररली भी देखा जा रहा है और स्पेशियली भी देखा जा रहा है। नॉर्मली इस तरह का रेनफॉल जिस रीजन में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था उस रीजन में भी आ रहा है। जैसे पिछले वर्ष बड़ौदा, जहां की 600 mm रेनफॉल हुआ एक दिन में, जो कि नॉर्मली अमूमन वो एनुअल रेनफॉल है बड़ौदा के लिए, वो एक दिन में रेनफॉल। तो इस तरह के रेनफॉल से क्या होता है कि दो तीन तरफ फ्लडिंग की संभावना बढ़ जाती है। जैसे एक होता है, हम लोग फ्लैश फ्लड कहते हैं। नॉर्मल फ्लडिंग जो है वो रिवराइन फ्लडिंग कहलाता है या फ्लूवियल फ्लडिंग कहलाता है, जो कि रिवर के डिस्चार्ज कैपेसिटी से अगर ज्यादा पानी आ गया तो वो बैंक को स्पिल कर जाता है और नियर बाई लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग करता है। बट ये जो फ्लैश फ्लड है वो कोई जरूरी नहीं है कि रिवर से ही गाइडेड होता है। ये बेसिकली मेट्रोलॉजिकल एंड टू सम एक्सटेंट हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर से गवर्न होता है और ये कंट्री साइड में अगर हेवी इंटेंसिटी रेनफॉल हुआ तो फ्लैश फ्लड आता है। सर तो जिस तरह की कोशिशें जो अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं, मसलन चाहे वो फ्लड मैनेजमेंट को लेकर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर हो, तो ये जो हमारे अनुभव है, हम देख रहे हैं जिस तरह की बारिशें हो रही है, भारी बारिश, जिस तरह से बाढ़ आ रहे हैं, तो कैसे बदलाव हो रहा है इन चुनौतियों से लड़ने के लिए? पहले जो मेथड से उसमें क्या होता था कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन नॉर्मली यूज करते थे कि ऊपर से बारिश आई, जैसे यमुना के केस में जो ही हथनी कुंड से पानी कितना निकला और रास्ते में कैसे वो आएगा दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसे करीब 24 घंटे लग जाते थे। तो उसको लेके, उस गेज को लेके, उस डिस्चार्ज को लेके हम ये देखते थे कि कितना पानी दिल्ली पहुंचने तक कितना लेवल उसका बना रहेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल गेज फोरकास्टिंग। गेज के ऊपर देख के करते थे रिवर फ्लड फोरकास्टिंग। अब आजकल जो है मेथड्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं और उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें जो ही बारिश होती है हम ये बता सकते हैं कि कितना पानी आएगा। जितनी बारिश हुई है उस कैचमेंट में, अभी हमने पिछले साल ही एक फ्लड फोरकास्टिंग साइट बनाई थी, वेबसाइट IMD के साथ मिलके, और वो साइट जो है वो अभी ऑपरेटिव है। तो किस तरह से कोरोना का जो पूरा मामला है, इसके संक्रमण का जो खतरा है, कैसे बाढ़ प्रबंधन और जो बचाव कार्य हैं और जो तमाम तरह की एजेंसियां जो इसमें शामिल हैं, इसने कितना असर डाला और कैसे आप इसको अंजाम दे रहे हैं? NDRF के जवान हो या कोई SDRF के कार्यकर्ता हो या कोई राज्य सरकार के रेवेन्यू प्रशासन के तहसील ऑफिस के कोई भी हो जो राहत और बचाव कार्यक्रम में जा रहे हैं, वो लोग पहले अपने आप को ठीक से सुरक्षित रखना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनना चाहिए। आश्रय स्थल में पहले मान लीजिए कि एक स्कूल में हम 200 लोगों को रख सकते थे, लेकिन अब कोरोना के कारण, फिजिकल डिस्टेंसिंग के कारण 200 लोग को नहीं रख पाएंगे, आप सिर्फ 60 या 70 लोगों को रख पाएंगे। इस बार आपसे 3 गुना ज्यादा शेल्टर की आवश्यकता है, तो इसीलिए इस तरह का प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये जो बदली परिस्थितियां हैं और जो पूरा तंत्र है हमारा, खासकर जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो चीजें हो रही हैं, तो जो
फ्लड मैनेजमेंट या है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए कितनी चुनौतियां बढ़ी हैं और क्या बदलाव हुए हैं इसमें आपके अनुसार? फ्लैश फ्लड मैंने जैसे पहले बताया कि ये मेनली गवर्न होता है मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स और टू सम एक्सटेंट हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर से। तो इसमें जो हमारा नॉर्मल फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है वो काम नहीं करता है, बट एक फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम IMD डेवलप कर रहा है with the assistance of USAID and that program is coordinated by WMO। तो वो हम लोग से भी वो रिजल्ट शेयर किया जा रहा है। तो सिस्टम अभी ये इवॉल्व कर रहा है, ये साइंस फ्लैश फ्लड फोरकास्टिंग का सिस्टम जो इवॉल्व कर रहा है। डायग्नोस्टिक इस साल से हम लोग चालू कर देंगे। तो चुनौतियां तो बड़ी हैं। कोस्टल फ्लडिंग में जैसे टाइडल जो वेव आता है वो एक पैरामीटर बढ़ जाता है। तो वी आर अकाउंटिंग फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि इन सब पैरामीटर्स को भी उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। जी, ये बताएं कि जैसे उदाहरण के लिए केस स्टडी के तौर पे अगर हम बिहार का नाम लें, असम का नाम लें, तो खासकर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक बड़ी लंबी बहस देखी एम्बैंकमेंट्स का, जो तटबंध थे उनके निर्माण का। एक बार कहता रहा कि बाढ़ की जो इंटेंसिटी बढ़ रही है उसके लिए ये तटबंध एम्बैंकमेंट्स जो हैं ये जिम्मेवार हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग कहते थे कि इसको और बढ़ाना चाहिए, इसकी संख्या अभी भी कम है। आपको लगता है कि ये जो एक परंपरागत तौर पे जो कोशिशें होती रही है बाढ़ को रोकने के लिए, आम लोगों के नुकसान को बचाने के लिए, इस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी और बदलते परिवेश में किस तरह के बदलाव की जरूरत आपको महसूस होती है? उसमें देखिए, जब भी हम तटबंध करते हैं, कोई भी ये स्ट्रक्चर खड़ी की जाती है, चाहे वो एम्बैंकमेंट हो, बांध बनाया जाता है या कुछ भी होता है, उसमें पिछला हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज करके हम ये देखते हैं कि हम किस डिजाइन के लिए कर रहे हैं। 1 in 25 ईयर के लिए कर रहे हैं या 1 in 50 ईयर के लिए कर रहे हैं। अगर 1 in 50 ईयर के लिए करते हैं तो एक बारिश जो कि 50 साल में ऑन द एवरेज एक बार ही आएगी, उसका लेवल बहुत बड़ा होगा। जो कि बारिश अगर हम देखेंगे एक बार 25 साल में आएगी तो उसका लेवल कम होगा। अगर 100 साल में करें तो भी ज्यादा होगा। जब भी ये डिजाइन होते हैं, ये डिजाइन हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर किए जाते हैं। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो स्टेशनैरिटी थी इसकी हाइड्रोलॉजिकल सीरीज की, वो खत्म होती जा। उसमें अभी हम देखें कि अगर आने वाले या अभी के जो आ रहे हैं इवेंट्स, वो इवेंट अगर उस टाइम 1 in 25 ईयर का था, तो अब उसकी इंटेंसिटी अगर आगे वाले भी इवेंट को मिला के देखेंगे तो इंटेंसिटी कम हो गई है। वो जो है रिटर्न उसका हो सकता है 15 साल का रह गया हो। तो इसलिए आपका डिजाइन हुआ था वो आपको लगता है कि वो तो ओवर टॉपल कर रहा है, क्योंकि डिजाइन आपने जब किया था तो उस टाइम सीरीज कुछ और थी। क्लाइमेट चेंज का ही असर जो कि सारी इसको झेल रही है और ये अपने कर रहे हैं डिजाइन सारे। शर्मा साहब, आप हमें ये बताएं कि पिछले सालों में हमने देखा है कि आपदा प्रबंधन को लेकर एनडीएमए का खास जोर रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग पर, क्षमता निर्माण पर, और अलग अलग एजेंसियों के साथ काम करने के अलावा हमने देखा है कि स्वयंसेवकों यानी वॉलंटियरों को भी तैयार किया गया है। ये कितने मददगार रहे हैं? और एक्चुअली हमारा एक आपदा मित्र कुल के एक योजना है। इस आपदा मित्र योजना में हम देश के विभिन्न जगहों में करीब 5000 से ज़्यादा स्वेच्छासेवी युवाओं को उनको प्रशिक्षण दिया गया और उनको सिर्फ नॉर्मल काम के लिए नहीं है, उनको बचाव कार्यक्रम में जैसा वो लोग पानी में कूद सकें और लोगों को बचा सकें, इस तरह का लोगों को उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको चयन के बाद उनको प्रशिक्षण दिया गया, उनको इक्विपमेंट भी दिया गया है। सर, तो जो